from rarer to denser medium, the ray incidenting from rarer to denser medium deviates towards the normal, normal विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर भटक जाती है, चाहे कहो झुक जाती है। डेविएट के माने होता भटक जाना, अपने रास्ते से हट जाना। भटक जाती है, चाहे कहो हट जाती है, झुक जाती है। जैसे आप यहाँ देखें, ये वायु का माध्यम है, ये विरल माध्यम है। पानी का माध्यम सघन माध्यम है। विरल माध्यम जिसके कण एक दूसरे आपस में दूर हो, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम के कण एक दूसरे के निकट हो, घने हो, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वायु से आ रही है एक किरण, पृथककारी तल पर पड़ रही है आपतित किरण। अब ये अपवर्तित किरण ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई, इसको जाना चाहिए था, इसका मार्ग ये था, ये अपना इसका ओरिजिनल मार्ग था। ये बिंदीदार लाइन देख रहे हो, इससे ये भटक गई, किधर चली आई, अभिलंब की ओर झुक गई, कुछ अभिलंब की ओर डेविएट हो गई है। ये जब कोई विरल से सघन माध्यम में किरण आती है तो वो अपने मार्ग से हट जाती है। अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब तीसरा देखिए, the ray incidenting from denser to rarer medium, deviates भटक जाती है, deviates away माने बाहर की ओर दूर, deviates away from the normal सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, कैसे देखें इधर, फिर देखिए ये क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन है या इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। इधर है ये वायु का माध्यम, ये है पानी का माध्यम, ये सघन माध्यम है पानी का माध्यम, वायु का माध्यम विरल माध्यम है।
अगर कोई किरण पानी के माध्यम में से, देखो ये पानी के माध्यम से ये आपतित हो रही है, इधर कहाँ जा रही है, ये सघन माध्यम से चल करके कहाँ पड़ रही है, इंटरफेस पर। इंटरफेस माने ये देख रहे हो इंटरफेस, ये इंटरफेस या पृथककारी तल, पृथककारी तल इंटरफेस, पृथककारी तल इंटरफेस, यह अविलंब पृथककारी तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अविलंब कहलाती है। यह आपतित किरण है, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहती है, तो इसको जाना चाहिए था, इसका मार्ग है, ओरिजिनल मार्ग है ये है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है और अविलंब की ओर नहीं की झुकती है, अविलंब से दूर हट जाती है, इस तरह से हो जाती है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, सघन से विरल माध्यम में जाते समय अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रकाश की चाल के साथ क्या संबंध है, ये देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हो वैक्यूम में सबसे अधिक होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे कम फिर वायु में होती है, फिर उससे कम दूसरे अन्य पदार्थ में होती है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ सबसे कम होती है, वैक्यूम में, और वैक्यूम की जगह पर आप एयर भी कह सकते हो, क्योंकि वैक्यूम और एयर में लाइट की वेलोसिटी लगभग समान होती है, माने वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये हम मान ले इसको कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एम माने मीडियम, एम स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम ये मान ले वीओ है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी फॉर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन माध्यम वीएम, ये हो गया क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम कहते हैं। किसके सापेक्ष है ये, वैक्यूम के। अब आइए देखिए, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मान लिया सेकंड मीडियम है, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसको आप कह लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इज कितना, मान लीजिए n1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आएगा, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्या कहोगे, ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम n2 टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, कह लीजिए फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम यानी n1 is equal to the velocity of light in medium first to the velocity of light in medium second। कैसे ये है, velocity of light in medium first upon velocity of light in medium
सेकंड। कैसे आप लिखोगे, हम देखते जानते हैं। ये क्या है, सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड टू दी with respect to the refractive index of medium first। क्या कहोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड बटे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अब ये देख रहे हो, आप जान रहे हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अभी आपने देखा ये फार्मूला, इसकी जगह पे आप लिखोगे ये है VO अपॉन V2। VO अपॉन V2 क्या है, VO अपॉन V2 ऊपर है ये VO अपॉन V2, नीचे क्या है, ये है VO अपॉन V1। आप जब एक भिन्न से दूसरी भिन्न में भाग दोगे तो देखो कैसे क्या आएगा। जब एक भिन्न का बटा दूसरा भिन्न लिखा रहता, ऊपर वाली भिन्न को ज्यों का त्यों रखोगे। VO अपॉन V2 इंटू ये क्या हो जाएगा, नीचे ये उलट कर गुणा हो जाएगा V1 अपॉन VO। अब ये VO दोनों तरफ से कट गया, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, V1 अपॉन V2। क्या होता है, लास्ट में यही आपको मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। यही आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये इतना सब नहीं याद करना है, ये सूत्र याद करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। कल हम लोग इसके बारे में, ये अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का की किरणों के अपवर्तन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल जो हम लोगों के अनुभव हैं रोजाना की जीवन में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बताएंगे कि हरे रंग का चश्मा लगाने पर सारी दुनिया हरे रंग की दिखाई पड़ती है, लाल रंग का चश्मा लगाने पर सारी दुनिया लाल रंग की दिखाई पड़ती है। आप देखते हो कि अगर हम पेंसिल को टेढ़ा करके रख दे, पानी में सीधा इसे खड़ा करके रखें तो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। आप फिर जानते हो, इसी तरह से कभी कभी आप देखते हो जाड़े के दिनों में या बहुत तेज जब लू चलती है, उस वक्त नाव अगर पानी में चल रही है नदी में, तो आप ध्यान से कभी देखें तो मालूम होता नाव ऊपर उड़ रही है, उल्टी है, हवा में आकाश में उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि तारे रात के आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसा होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही की वजह से है। जबकि सूरज और चांद नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्यों ऐसा होता है। इसी तरह से आप देखेंगे मृग तीसरा या मरीचिका जिसको हम लोग कहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में वहां पानी का अभाव होता है, बालू और रेत के झक्कड़ चलते हैं, आदमी प्यासा होता है, कोई उसमें मान लीजिए कोई मृग है जिसे मृग के नाम पर पड़ गया मृग तिरछड़ा, उसने देखा, वो देखता है प्यासा है, दूर देखता मालूम होता है वो पानी भरा हुआ है, पानी का तालाब है। वो दौड़ करके वहां जाता है, देखता है तो कुछ नहीं, बालू बालू दिखाई पड़ता है। फिर दूसरी तरफ निगाह उठाता है, देखता है वहां शायद पानी भरा हुआ है, वहां दौड़ के जाता है। इस तरह से बेचारा दौड़ता रहता है। इस क्रिया को मृग तिरछड़ा या मरीचिका कहते हैं। फिर इसी तरह से आप कभी कभी दोपहरी में डामर रोड के ऊपर जब चलते हैं तो आप देखते हैं मालूम होता है ऊपर पानी ऐसा लहरा रहा है। ये सब क्या किस वजह से है, ये आप पढ़ोगे कल कि अपवर्तन की वजह से सब होता है। आप देखते होगे कभी कभी प्रश्न में भी पूछा जाता है, आप स्वच्छ पानी में देखते हो मछली तैर रही है, अगर उस पर आपको निशाना लगाना है, मछुआ उसको पकड़ना चाहता है तो अपना जाल कैसे फेंकेगा, उस पर अपना किस तरह से वार करेगा। वो वार करता है जिस जगह पर सच्चाई ये होती कि मछली वहां नहीं होती।
मछली रहती है बहुत गहराई में नीचे, लेकिन मालूम होता है कि वो ऊपर है, लेकिन जब वो निशाना उस ऊपर लगाता है तो मछली को नहीं पकड़ पाता है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे किसमें, इस अपवर्तन में, कि हम लोगों के रोजाना के जीवन में ये सारी क्रियाएं होती रहती है। कल पढ़ेंगे।